स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि इस मौके पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धि बताई। सबको प्रणाम, नमस्ते, सबका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ मुख्य सेवक सदन में, और मेरे साथ यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राजपुर क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार गौरी जी, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मीडिया के मेरे सभी मित्र भाई, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। और जो जिम्मेदारी मुझे 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला। और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूं, विश्लेषक कहूं या विद्वान कहूं, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई, कभी रैली की आपदा, कभी सिलगैरा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा, उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलगैरा टनल, पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। पूरे
देश के दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था। सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग, उनको हम नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाए, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें, और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाटी की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में घनसाली क्षेत्र में, गुप्तू क्षेत्र में 3 बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर, जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है, और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे में जब देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या होगी। उसको लेकर हम पहले ही जो है रिंग रोड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। हमारा जो बिंदाल से लेकर इस्मा तक चारों तरफ से बाईपास बनने हैं, जो हमारा ये रिंग रोड एक्सप्रेस वे जो बनकर आ रहा है, उसके साथ उसको कैसे एलिवेटेड करें, कैसे उसको जोड़ें, उस पर हम भारत सरकार से भी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं, कि जिससे कि आने वाले समय में हमको इन सब का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही राज्य के अंदर पूरे देश दुनिया के लोग हमारे बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के बारे में, देवभूमि के बारे में सबके मन में एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास कि देवभूमि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, देवभूमि है, देवों की भूमि है, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी, डेमोग्राफिक चेंज की, उसको लेकर हमने काम किया। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है, और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते।
जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आ रहा है, निवेश नहीं रुकना चाहिए, यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। और इतना ही नहीं, जब हम ये इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे थे या शुरुआत कर रहे थे, हमने उस समय सारे निवेशकों से, और ये उत्तराखंड के अंदर जो लोग पहले से उद्योग चला रहे हैं, व्यापार समूह के लोग हैं, उन सभी से हमने संवाद किया। और संवाद करने के बाद उनसे जो सुझाव हमको प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां भी बनाई और बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, शिथिलीकरण किया, जिससे कि निवेश आएगा तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को काम मिलेगा, आर्थिकी हमारी बढ़ेगी, हर प्रकार से सबका उपयोग होगा, जिसमें हमने कई नीतियां भी बनाई, चाहे खेल नीति हो, आबकारी नीति हो, पर्यटन नीति हो, लॉजिस्टिक नीति हो, ऑटोमोबाइल की नीति हो, शिक्षा नीति हो। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया, उसी प्रकार हमने भी यहां पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध है। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर आज मेयर शैलेंद्र सिंह रावत पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा।
खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मोतीलाल नेहरू ग्राम पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बता दें कि ये कार्य डीबीएम के माध्यम से 274 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। संवारने का काम हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है। पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था, और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है, जिसकी हालत बहुत दयनीय थी, और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे। और आगे भी जो मसूरी के बेहतर के लिए होगा, हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही जो हमने ये जो पेयजल योजना यहाँ के लिए लाए हैं, उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा होगा। क्योंकि आज मैं जब यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, लोगों ने कहा कि साहब हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं विशेषकर अनिल बलूनी जी का, जो हमारे राज्यसभा के सांसद थे उस समय, जिस टाइम लोकसभा के सांसद है बॉडी के, उनके प्रयासों से मैं उसको कर पाया हूँ, उनका भी आभार रखता हूँ। पर्यटन सीजन को लेकर एक बड़ी बैठक करने की नहीं, शीघ्र ही एक बैठक हम मसूरी में ही नगर पालिका में 23 तारीख के हमारे कार्यक्रम के बाद, क्योंकि 23 तारीख को राज्य के 3 साल होने पर कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। उसके बाद एक बैठक यहाँ पर किएंगे, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर यहाँ की व्यवस्था को चौबंद किया जाएगा। सैन्य धाम को लेकर काफी हल्ला मचा रहा है। अब देखिए, सैन्य धाम बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और शीघ्र ही हम यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर कार्रवाई की है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने को लेकर मसूरी अपर माल रोड रॉक स्टोन पर हो रहे निर्माण को सील किया। वहीं अतुल गुप्ता ने बताया कि इंद्रेश गोयल ने निर्माण को लेकर मानचित्र स्वीकृत कराए थे, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। इंद्रेश गोयल द्वारा इस निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसका मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद इसके द्वारा विचलन करके निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए इसके खिलाफ धारा 27/1/28 की कार्रवाई की गई, जो एसडीएम महोदय के यहाँ सुनवाई में लगी हुई थी। मैडम द्वारा इसकी सुनवाई के उपरांत सीलिंग के आदेश पारित किए गए। उन्हीं सीलिंग के आदेशों के क्रम में आज इसको सील किया जा रहा है। इसमें लगातार हम लोग जो हमारी सुसंगत धारा है उनके अंदर कार्रवाई करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, और वो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है। जो भी इस तरह की कार्रवाई होंगी, जिसमें भी सीलिंग दस्तीकरण के आदेश पारित होंगे, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अवैध निर्माण की छूट नहीं दी जाएगी। मैं मसूरी की जनता से अपील करूंगा कि वह नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य करें। मानचित्र स्वीकृत कराने में यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकता है, मैं उसकी हर संभव मदद करूंगा। प्राधिकरण द्वारा लगातार उनके खिलाफ धारा 27/1/28 की कार्रवाई की जाती रही है, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन भी है। काफी केसेस हैं, लगे हुए हैं। जैसे जैसे हियरिंग होगी उनके खिलाफ आदेश होते रहेंगे, लगातार कार्रवाई होती रहेगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व जल दिवस को लेकर उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर मंच के माध्यम से ग्लेशियर बचाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरणविदों का कहना है कि जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है और इसके संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। ये कार्बन उत्सर्जन की जो बात है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जितने वाहन हमारे आ रहे हैं
इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे आने वाले समय में अगर हम इलेक्ट्रिकल जो हमारे वाहन चलेंगे उससे हम कार्बन को कम उत्सर्जित कर सकते हैं। आपने देखा पहले सीएफसी की बात होती थी, फ्रिज वगैरह में सीएफसी गैस होती थी, लेकिन उसके बदले अब दूसरी गैस डाली जा रही है, तो उससे तो हम लोग निजात पा चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्लेशियर्स है हमारे यहाँ पर उस पे सिर्फ लोकल इफेक्ट हो रहा है, इस पे ग्लोबल इफेक्ट हो रहा है। पूरे विश्व स्तर पर जहां जहां पर भी कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है तो उसका असर पूरे नॉर्थ और साउथ पोल में हो रहा है। वैसे ही हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपनी एक लोकल क्लाइमेट होता है, एक लोकल जलवायु होती है। अगर हमारे भारत की अगर हम बात करें, अगर मैदानी क्षेत्रों में, बड़े महानगरों में भी अगर कार्बन उत्सर्जन हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर भी पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात इसके लिए है कि अगर बनावरण हमारा बढ़ा हुआ होगा, एक मानक के तहत किसी भी राष्ट्र में जो है 33% भूभाग पर वन होना चाहिए कम से कम, जो हमारे देश में लगभग 21% भूभाग पर भी नहीं है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। अगर हम देखेंगे तो वन भूमि तो हम उसको भी कह रहे हैं जो बंजर भूमि है और वो वन के अधीन है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो बहुत सारी भूमि जो है वृक्ष विहीन है और कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर जो है पठार है। तो वन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है और अब वन क्षेत्र बढ़ाना हमारे सामने एक चुनौती है कि इसको किस तरह से हम बढ़ाएं। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी है। अब आप देखिए, एक जो वृक्ष की आयु होती है वो 6000 वर्ष तक भी होती है और कम से कम आप अगर एक देवदार के पेड़ को देखेंगे काट के, उसमें एक रिंग्स होती है अंदर, आप उसको गिन के देखिए तो 400, 500, 600, 1000, 1200 साल के तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन उनको काटना 2 मिनट का काम है। अब सड़क चौड़ीकरण भी बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, उद्योगों को लगाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या हमारे सामने आ गई कि हम वन क्षेत्र, तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी हमारा देश जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। 145 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या हो गई है। इसके भरण पोषण के लिए, इसके आवास के लिए जो भी हम डेवलपमेंट करें, लेकिन वनों को संरक्षित करने के लिए हमारे पास एक ठोस नीति की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी नीति हमारी बने, पौधा हम लगाते हैं, जुलाई में अगर आप पौधा लगाते हैं तो उसको बचाने की भी गारंटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने इस साल लगा दिया, आप 4-5 साल तक उसे बचाएंगे तो अगर हमने 100 पौधे लगाए तो 100 में से बचाने के बावजूद भी हम 40-45 पौधे से ज्यादा नहीं बचा पाएंगे। उसका कारण ये, कहीं पर आपने देखा सूखा पड़ जाता है, कहीं जड़ में कीड़ा लग जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं पशु चर जाता है। संरक्षण करने के बाद भी हम 45% से अधिक वन नहीं बचा सकते हैं। ऐसा मैंने प्रयोग करके देखा है पिछले 15-20 सालों में। हमने कोटवार पीजी कॉलेज के छात्रों के साथ नेशनल फॉर स्टूडेंट कार्यक्रम हमने चलाया, तो वहां पर हमने ये अनुभव किया और इसमें हम लगातार पिछले 25 सालों से रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, अभी आपने देखा कि पेड़ काटना मजबूरी भी है और उसको बचाने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जा रहा है, किताबों में पढ़ना, गोष्ठी करना, विचार गोष्ठी करना, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए अगर काम करना है तो ये हमें, अभी जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ, जैसे अभी यूसीसी हमारे यहाँ पे लागू हुआ है उत्तराखंड में। अब उसमें बहुत सारे विवाह पंजीकरण के लिए जो है 2010 के बाद जो हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे दस्तावेज चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर उन विवाह जोड़ों से जो है 2 पौधे लगवाने की एक फोटो भी ली जाए कि भैया हमने ये 2 पौधे लगाए हैं और हमारी संतान इस धरती में पैदा होगी, तो लिया जा हमको जो है ये 2 पौधा लगाने का भी एक उसमें प्रोविजन किया जा सकता है। और जैसे हमने कहा कि पठन पाठन में जो हमने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पौधारोपण और संरक्षण किया जाए, जिसको हमने नाम दिया था NFS, नेशनल फॉर स्टूडेंट, तो उसको क्रेडिट दिया जाए बच्चे को। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीजें शामिल की जा रही है, लेकिन ये सख्ती के साथ लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ बोलना और भाषण देना और रिसर्च पेपर लिखना, इससे काम नहीं चलेगा। ये सब चीजें धरातल पर लागू करनी पड़ेगी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसी जनपद में, उत्तरकाशी में, गंगोत्री में, और आज हम ग्लेशियर दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बच्चे तो जागरूक हैं ही, क्योंकि पाठ्यक्रम में सारी चीजें शामिल की गई है। यही मेरा कहना है। सर, नाम क्या लिखते हैं? हाँ जी, नाम? डॉक्टर किशोर सिंह चौहान। तो ग्लेशियर दिवस की बधाइयाँ और भारतवासियों को, और विशेष रूप से उत्तराखंड और गंगोत्री विधानसभा जनपद उत्तरकाशी वासियों को बधाइयाँ। गंभीर विषय है और इस विषय पर आज जो गोष्ठी यहाँ पर हो रही है, उस पर आने वाले कुछ वर्षों के लिए 100 साल हम मान के चलेंगे, 100 साल के लिए जिस प्रकार पोल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उस चिंतन मनन को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति बनाने की हमारे पर्यावरण कैसे सुदृढ़ हो, पर्यावरण में किस प्रकार
हमारे यहाँ पर वनों के अंदर जो हमारे वन खाली हो रहे हैं, पेड़ कटान हो रहे हैं, उन पर वृक्षारोपण कैसा हो, और ग्लेशियर पिघलने के लिए जिस प्रकार पिघल रहे हैं, बहुत बड़ी विषम समस्या हमारे लिए। उसको रोकथाम के लिए हम तो कहते हैं कि सब लोगों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। और जिस प्रकार बहुत आप देख रहे हैं कि वर्षा होती थी जनवरी फरवरी में, आजकल जो है मार्च और अप्रैल में वर्षा होने लगी। तो कहीं न कहीं एक हमारे सोचने विषय है, और हम लोगों को गंभीरता से इस पर विषय पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर लगता है कि कटान हो रहा पेड़ों का, वहाँ पर हमको पेड़ वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष लगाना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और हम लोगों को अपने आस-पास के वातावरण को साफ-सफाई रखनी चाहिए, और किस प्रकार धुआँ जो हमारी गाड़ियाँ चल रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर पिघलने से बहुत वो हो सकता है। और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम होना है, क्योंकि जिस प्रकार पानी की कमी हो रही है, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था मुंबई और कलकत्ता के बारे में। तो मुंबई और कलकत्ता का एक ऐसा विशेष पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका 2 नाम ऐसे आए हैं, जिस पर जो है आने वाले समय में करीबन 4 करोड़ की जनसंख्या के प्रभावित होने वाली है ग्लेशियर पिघलने के कारण, और समुद्र स्तर बढ़ने वाला है। तो उसको हमको चिंता करनी चाहिए, और विशेष लोग सब चिंता कर रहे हैं, पूरे देश को चिंता करनी चाहिए। और माननीय मोदी जी इस पर बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं, और वृक्षारोपण का जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोगों को अपने आस-पास में हर जगह वृक्षारोपण करना चाहिए, और पॉल्यूशन का विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर वाहन आजकल आप देख रहे हैं हर घर में वाहन, तो हमें थोड़ा-सा उसमें कंट्रोल करना चाहिए। अभी एक संत अंदर बता रहे थे कार्यक्रम में कि हमें 100 मीटर भी जाना है तो 100 मीटर पर हमको जो है वाहन की आवश्यकता पड़ रही है। पहले हमारे लोग सोच के लिए जाते थे, दूर पैदल जाते थे, कई सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों पानी का हमको बचाव करना है, पानी किस प्रकार हम उसका वेस्ट ना करें। अब बाथरूम के अंदर हम पानी आना लगातार खुला है, हमें कोई चिंता नहीं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम लोग सबको, जितने भी जनमानस हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ। इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो हम खुद हैं, और हम समाज, सरकार, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जो जिस तरीके से हिमालय में अंधाधुंध कटान, अंधाधुंध तोड़ फोड़, वनाग्नि, गाड़ियों का रेला, ये सारी चीजें चल रही, तो ये इसके सीधे सीधे कारण है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, अभी कल ही आज एक रिपोर्ट जारी हुई है कि जो 1935 से अभी तक 2 किलोमीटर कम हुआ है। 2 किलोमीटर नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि 2.5 किलोमीटर गौमुख ग्लेशियर ये हुआ है, कम हुआ है। तो इसके पीछे हम लोग हैं। इसके लिए कुछ मैं पॉइंट कहूँगा आपसे, मेरा अनुरोध है आपसे कि इसे जरूर पहुँचाइएगा। कि एक जो हिमालयी क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा जो मानवीय हस्तक्षेप है, चाहे वो विकास के नाम पर हो, चाहे फॉरेस्ट फायर हो, चाहे किसी भी तरह का विकास हो, उसको लेकर के टॉप से लेकर बॉटम तक सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम पैसा नहीं खाएंगे। हमारी इकोलॉजी अगर खत्म हो गई, ग्लेशियर खत्म हो गए, तो फिर न गौमुख गंगोत्री का कुछ अस्तित्व रह जाएगा, न केदार का कुछ अस्तित्व रह जाएगा। तो इसलिए एक तो ये काम हो। दूसरा, जो हमारे 4 धाम है, जैसा गंगोत्री है, तो कम से कम यह कि उत्तरकाशी से गंगोत्री तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की व्यवस्था हो। नहीं चाहिए हमें वो फोड़पन, नहीं चाहिए हमें थार, नहीं चाहिए हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी। आराम से चले, देख देख के चले, रुक रुक के चले, और हमारी प्रकृति को जो बचाए। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि एक ग्लेशियर को बचाने के लिए एक छोटा सा स्टेप ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन का यहाँ पर प्रयोग हो, वही पूरे हिमालय क्षेत्र में इस तरह का हो। दूसरा, वृक्षारोपण को लेकर के है, और हम तो इस वर्ष को जल वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, आप सब अपने जन्मदिन पर एक एक जल कुंड जरूर बनाएं, अपने पितरों के, अपने प्रियजनों की याद में जल कुंड बनाएं, ताकि जो हिमालय, हमारे जो ये पहाड़ है, इसमें नमी बनी रहे, थोड़ी सी ठंडक बनी रहे। जब फॉरेस्ट फायर हो तो वो आग पे वो कंट्रोल पा सके। तो ये कुछ है काम है जिससे हम जो है ग्लेशियर को बचाने से रोक सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में 14 डोगरा बटालियन के प्लैटिनम जुबली समारोह में भाग लिया। बता दें कि 14 डोगरा बटालियन का गठन 1 जुलाई को हुआ था, और इसे अब 7 बार यूनिट प्रशासन से सम्मानित किया गया है।
उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में कहा, हमने उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं। अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने और परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए हेली सेवा शुरू की गई है। योजना और सीएम सौर स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा था अभी यहाँ पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए गए हैं, उनको भी सशक्त कराने का काम, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत कम समय में हमने प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक और हमने जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, G20 का आयोजन किया, अभूतपूर्व आयोजन किया, वहीं अभी हाल ही में आपके यहाँ भी मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी करके हमने उत्तराखंड को हर एक मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यदि मैं अल्मोड़ा जनपद की बात करूं तो अल्मोड़ा में जहां एक और बेस अस्पताल, नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं जनता जनार्दन की मांग पर सोमेश्वर में 100 बेड की उप चिकित्सालय के प्रथम चरण में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण भी किया जा चुका है। साथ ही गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हमने अल्मोड़ा जनपद में 248 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों मोटर मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य किया है। इसी क्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने के साथ ही 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।